हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय सेकंड लेक्चर ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको हीट ट्रांसफ़र की बेसिक आइडिया दिया था, हीट ट्रांसफ़र होता क्या है और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में मैंने बताया था, जिसमें तेरह थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र जो देखा जाता है सॉलिड्स के अंदर जनरली देखा जाता है, और इसकी कंडीशन यही है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन से मूव नहीं करने चाहिए। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में मैंने बताया था ये लिक्विड्स एंड गैसेस के केस में देखी जाती है, और इस केस में मीडियम के पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल मूव कर सके वो सॉलिड और लिक्विड ही होते हैं, और स्टेट ऑफ मैटर इन विच मीडिया पार्टिकल्स कैन नॉट मूव दोज स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड एज सॉलिड। ओके, तो इस वाले स्टेट में मैं देखना चाहूँगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसी को मैं हीट करंट के नाम से बोला था। और ये क्या होता है कि ए टेम्परेचर का डिफरेंस θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, अभी मैं आपको एक एनालॉजी बताने वाला हूं, एनालॉजी ऑफ हीट करंट, एनालॉजी ऑफ हीट विथ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ज्यादातर केस में मैक्सिमम टाइम आप ये देखिएगा कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। क्या सिमिलरिटीज है? तो मैं अगर इस एक्सप्रेशन को अगर ऐसे लिखूं, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख दूं, ऊपर में ये है तो टेम्परेचर डिफरेंस, दैट मींस डेल्टा थीटा, मैं ध्यान रखिएगा यहाँ पे थीटा जो सिंबल यूज कर रहा हूँ दैट सिंबल इज फॉर टेम्परेचर। ओके, एंड अगर मैं नीचे वाले इस के को नीचे ले आऊं तो ये एल में जाकर के डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल अपॉन के। और इस तरह से मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऊपर में टेम्परेचर डिफरेंस, और इस वाले को मैं बोल सकता हूँ आर थर्मल रेजिस्टेंस। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप इस चीज को भली भांति जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करता है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। और जो आई की वैल्यू होती है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है वो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आर। तो सेम वे में अगर किसी कंडक्टर से आप हीट करंट को फ्लो करा रहे हो, दैट इज द एच, और इसका टेम्परेचर θ1 और इसका टेम्परेचर, तो इस वाले एंड का टेम्परेचर θ2, इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दिस एरिया इज ए, एंड ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज एल। तो इस केस में आप हीट करंट को क्या लिख सकते हो, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल अपॉन के, और इसे मैंने नया नाम दिया आर थर्मल। अब आप देखिए दोनों में कितना सिमिलरिटी है। ये जो है ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे या क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये जो है ये क्या है, वोल्टेज का डिफरेंस है, ये है वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सेम में आप देखिए कितना ज्यादा सिमिलर है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये हो गया कंडक्टर जिससे हीट फ्लो कर रहा है। अब देखिए कितना सिमिलरिटी है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वही मैंने इसको क्या बोला, हीट करंट, और ये यहाँ पे जो काम पोटेंशियल का डिफरेंस कर रहा है, यहाँ पे वही काम क्या कर रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस। एंड ये जो है ये थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखिएगा। थर्मल रेजिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, थर्मल रेजिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है ऑपोजिशन टू फ्लो, और ये है थर्मल रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन टू फ्लो इन हीट, ऑपोजिशन इन फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट के फ्लो में जो अपोज करे दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। आप देखते होंगे स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं रोड पे, स्पीड को रेजिस्ट करने के लिए, कम करने के लिए। तो ध्यान रखना है रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है ऑपोजिशन टू फ्लो, यानी मैं अगर बोलूं थर्मल रेजिस्टेंस को तो क्या डिफाइन कर सकता हूं, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो में ऑपोजिशन को ही क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। और ये थर्मल रेजिस्टेंस जो हमारा आया, जिसे आर थर्मल में बोल रहा हूं, एल डिवाइडेड बाई के।
ये जो थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी दो चीजें? ये L बाई ए, जो L और A है, ये ज्योमेट्री होता है कंडक्टर की, कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है। यानी एक मैं बोल रहा हूं ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की एक तो ज्योमेट्री होगी, दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ के क्या होती है? एक तो के, एल और ए को एक साथ मैंने क्या बोल दिया? ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। और जो कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो कंडक्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, कि मटेरियल आपने चांदी ले रखा है, कॉपर ले रखा है, आयरन ले रखा है, क्या ले रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, थर्मल रेजिस्टेंस इन दोनों चीज पर डिपेंड कर रही है। और देखिए एनालॉजी ऑफ हीट विद इलेक्ट्रिसिटी में मुझे ये पता चला कि जो हीट करंट होता है ये काफी सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक करंट के, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड होता है डेल्टा V अपॉन आर, और हीट करंट डिफाइंड कैसे है? डेल्टा थीटा अपॉन आर थर्मल, क्योंकि डेल्टा थीटा क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस काम कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वही काम वोल्टेज डिफरेंस करता है, पोटेंशियल का डिफरेंस करता है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ देखना चाहूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स की कॉम्बिनेशन, तो एक वाला हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग पढ़ते थे सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको अगर बातें याद होंगी, मैंने बोला कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें काफी सिमिलरिटी है। जो काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज का डिफरेंस कर रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस कर रहा है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे आप बोल रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस निकालते थे, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस सेम वैसे निकालेंगे। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की एक शर्तें हैं। अगर दो कंडक्टर को एक दूसरे के पीछे लेंथ वाइज आप कनेक्ट कर दो, इसकी कंडक्टिविटी मान लो K1 है, लेंथ L1 है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। इस वाले कंडक्टर की कंडक्टिविटी सपोज K2 है, लेंथ L2 है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। आपने इस वाले एंड का टेम्परेचर θ1 और इस वाले एंड का टेम्परेचर θ2 मेंटेन किया, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि हाई टेम्परेचर से अगर ये θ2 ग्रेटर है θ1 से, सॉरी θ1 ग्रेटर है θ2 से, तो ये हाई टेम्परेचर से फ्लो करके ही लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट करंट इस वाले रॉड से होगी, रॉड 1 है ये और ये रॉड 2 है, वही इससे फ्लो करेगी। मतलब सीरीज में होने की कंडीशन क्या है? हीट करेंट थ्रू all the conductors should be same। अभी दो कंडक्टर्स हैं तो दोनों से हीट करंट सेम होगी, तो आप बोलिएगा ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और अगर तीन कंडक्टर हैं, तीनों में सेम होगी, तो आप उसे भी क्या बोलिएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, 8 होंगी तो 8 को बोलोगे, जितनी होंगी उससे अगर सबसे हीट करंट की वैल्यू सेम जाएगी तो वो कंडक्टर्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी सेम। अब देखिए कितना सिमिलरिटीज है। इसमें भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते थे? जैसे मान लो एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा रजिस्टर ये हो गया, इधर से I करंट गया, तो ये R1 से अगर करंट गया I, तो R2 से भी I करंट जाएगा, है ना। सेम इसी रास्ते से जो जा ही रहा है, तो इससे जो पास होगा वो I करंट होगा, तो इससे भी I करंट होगा। और यहाँ पे आप इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? सीधे ऐड करते थे R1 + R2। सेम वे में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखते थे ऐसे, एक ये रजिस्टर हो गया, दूसरा ये रजिस्टर हो गया, तो ये A और B के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी इधर की वोल्टेज सेम होगी। यानी ये रजिस्टर दो वोल्टेज के बीच, मतलब इनके इस दो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का जितना ड्रॉप है, ऊपर वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज का ड्रॉप सेम है।
और इस केस में आप क्या करते थे, आर इक्विवेलेंट को ऐसे लिखते थे 1/r1 + 1/r2। ठीक है, तो मैं इस केस में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनाना चाहता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टर एक लाना चाहता हूं, तो उस कंडक्टर के से जाने वाले जो हीट करंट की वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये बात सही है। तो आप यहां से जो आर थर्मल निकालोगे इक्विवेलेंट, वो सीधे दोनों को ऐड कर दोगे R1 + R2। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालते हो, लेंथ डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर R1 के बारे में लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा, लेंथ L1 डिवाइडेड बाय K1 A1, और R2 हो जाएगा लेंथ L2 डिवाइडेड बाय K2 A2। और इस तरह से आप थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लोगे। अब बात आता है इसमें पार्लिंग कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो ये एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर θ1 है, और ये रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर θ2, और इधर का टेम्परेचर ज्यादा है इधर से। आपने दो रॉड्स को कनेक्ट किया ऐसे, ये एक रॉड हो गया जिसकी कंडक्टिविटी K1, लेंथ L ही है या L1 मान लो, और एरिया A1। ये नीचे वाला रॉड है, इसके लिए सारा नेमिंग जो मैं 2 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इनको दोनों को रिप्लेस करके एक ऐसा कंडक्टर लाना चाहते हो जो ये दोनों मिल करके हीट करंट को पास करे, जैसे इस केस में टेम्परेचर का डिफरेंस जितना इस वाले टर्मिनल, इस वाले रॉड के अक्रॉस है, नीचे वाले रॉड के अक्रॉस भी सेम है। और मैंने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन है, टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी सेम। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर देखा जाए रॉड 1 में ऊपर वाले में तो θ1 - θ2 है, नीचे वाले में भी टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, θ1 - θ2। बट एक चीज समझिए, यहाँ पे ये जो हीट फ्लो कर रहा है, ये हीट का अमाउंट इक्वल फ्लो नहीं करेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ऊपर वाले से H1 हीट फ्लो कर रहा है, नीचे वाले से हीट फ्लो कर रहा है H2, और आप इन दोनों के इक्विवेलेंट को एक कंडक्टर लगाया है आपने, और आप बोल रहे हो इस वाले से हीट कितना फ्लो करना चाहिए, तो दैट हीट इज H। अगर तो आप बोलोगे जो H अमाउंट ऑफ हीट होगा, ये दोनों मिल करके जितना हीट H1 और H2 हीट करंट फ्लो करा रहे होंगे वो अकेले कराएगा। और इस केस में अगर आप देखोगे यहां से, तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस Re है, और इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस R1 R2 है। तो आप हीट करंट की वैल्यू लिख सकते हो। H1 अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, टेम्परेचर का डिफरेंस θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय R1। इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, R1। ये जो हीट करंट होगी सेकंड वाले से, इसके लिए आप लिखोगे θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी, R2। और R1 R2 आप इस तरह से लिख सकते हो L1 K1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस इस तरह से। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूं, जैसे यहां से जो हीट करंट आएगा उसके लिए लिखोगे θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय Re। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं पैरेलल वाले का थोड़ा मैं आपको डिराइव कर देता हूं। देखिए देखिएगा, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H की वैल्यू है θ1 - θ2 R इक्विवेलेंट। H क्या है, एक ऐसा कंडक्टर मैंने लाया जो इन दोनों के बराबर अकेले हीट ट्रांसफर कर रहा था, हीट करंट का वैल्यू सेम दे रहा था। तो जितना ये दे रहा था दोनों मिलके दे रहे थे, उतना अकेले दे रहा है। तो मैंने बोला ये जो दे रहा है वो H है, और ये दोनों मिलके जो दे रहे हैं ये H1 अकेले और इसका अकेले H2, तो दोनों का मिलके H1 प्लस H2 वो H के इक्वल। हीट करंट कैसे लिखते हो, टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई R थर्मल। और इस कंडक्टर का जो थर्मल रेजिस्टेंस है मैंने क्या माना, Re। इनकी थर्मल रेजिस्टेंस को मैंने R1 बोला, और नीचे वाले रॉड के थर्मल रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोला, R2। ये है रॉड 1 और ये कौन सी रॉड है, रॉड 2। दो रॉड्स हैं, ठीक है। रॉड 1 के लिए जो नेम मैंने रखा है वर्ड 1 के का सबके लिए K1 A1 L1 एंड R1। तो H1 के हीट फ्लो के लिए आप देखिए टेम्परेचर का ड्रॉप सेम ही है, θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस H2 के लिए इससे जो हीट फ्लो कर रहा है
इस रॉड के लिए भी टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R2। आप देखो यहाँ से θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R, θ1 माइनस θ2 आप कॉमन ले सकते हो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये चला गया। वैसे भी आपको मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा बिल्कुल होता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के इक्वल होता है। ओके, तो इससे आप ये बात समझ गए कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती हैं हीट करंट एंड इलेक्ट्रिकल करंट में। जो काम करंट में इलेक्ट्रिक करंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस करता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस करता है, एंड वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हो, यहाँ पे आप उसको हीट करंट बोल रहे हो। थर्मल रेजिस्टेंस उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो L बाई ए, एल और ए को भी डिपेंड करता था, और रो एक नाम का रो प्रॉपर्टी आता था जिसे हम लोग बोलते थे रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे K आ रहा है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी नीचे की ओर आ रहा है, तो वो आप समझोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे तब। फिलहाल में हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंडक्टर्स के थ्रू हीट ट्रांसफर का वैल्यू निकलवाऊंगा, हीट करंट का वैल्यू निकलवाऊंगा, जिसकी या तो एरिया यूनिफॉर्म नहीं है या के यूनिफॉर्म नहीं है कंडक्टिविटी। तब आप क्या करोगे समझिएगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप समझे होंगे। थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, L बाई के। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री बोले तो कंडक्टर का लेंथ कितना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ चेंज करोगे तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कंडक्टिविटी किसी पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मान लो कंडक्टिविटी आप बोल रहे हो कि अगर मैं चांदी का रॉड लूं जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और दूसरा लूं जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो उसमें कंडक्टिविटी में कैसे फर्क आएगा। आपने चांदी ही तो ले रखा है और चांदी ले रखा है, तो दोनों के केस में कंडक्टिविटी सेम होगा। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलेगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, के पे डिपेंड नहीं करता है, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर के लिए बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा और बात कर लेता हूं कि कैसे इसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन वाले। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है। एक कंडक्टर है जिसकी इसकी भी कंडक्टिविटी K है, मतलब ये जिस मटेरियल से बना होगा ये भी उसी मटेरियल से बना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी A/2 है, एंड जो लेंथ है ये इसकी लेंथ जो है ये L/2 है। इसकी K कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 मतलब इसका आधा है, और लेंथ कितनी है L/2। ओके, S वाले एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसका हम लोगों ने देखा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे ये तीनों रॉड अटैच हो रहे हैं इसे मैं बोल रहा हूँ जंक्शन। जंक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से बहुत सारे रास्ते जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन। और इस जंक्शन के टेम्परेचर को मैं बोल दे रहा हूँ थीटा। उसका वैल्यू भी पता करेंगे। दो चीजें, पहले फाइंड हीट करंट, फाइंड हीट करंट थ्रू ऑल रॉड्स, तीनों रॉड्स के थ्रू। जैसे इसको आप रॉड 1 बोल दो, इस वाले को मैं रॉड 2 बोल देता हूं, और इस वाले को मैं रॉड 3 बोल देता हूं। ओके, दूसरी फाइंड जंक्शन टेम्परेचर थीटा। जंक्शन टेम्परेचर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा डायग्राम ड्रॉ कर दो। आपको उससे आपको तुरंत इजी लगेगा। क्यों? तो मैं ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए
ये पॉइंट है जिसकी टेम्परेचर कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस। बीच में ये आया, मान लो मैं इसके रेजिस्टेंस को R1 बोल रहा हूँ, रॉड 1 के लिए नाम हमें सब 1 मैंने दिया है, तो ये KAL है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो L डिवाइडेड बाई कितनी आ जाएगी थर्मल रेजिस्टेंस K। जैसे आप आगे जा रहे हो तो जंक्शन मिल रहा है, जंक्शन से दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। आप देख रहे हो कि इसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसकी भी 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर टेम्परेचर सेम है तो आप उन दोनों को एक साथ अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की टेम्परेचर कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो इस वाले को आप R2 बोल रहे हो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2 K, और एरिया भी तो आधा हो रहा है A/2, एक चला जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा L/K। इतना रेजिस्टेंस इसका है, इसका भी रेजिस्टेंस सेम है, तो मैंने बोला कि मान लो L/K को R मान लेते हैं, तो ये भी रेजिस्टेंस कितना आएगा R3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो सेम आने वाली है क्योंकि सेम तो लिया है मैंने, तो ये K एरिया A/2, ये भी R के ही इक्वल है। मतलब ये और ये देखिए, इनके दोनों एंड्स, इधर मैं देखूं तो टेम्परेचर थीटा, इधर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस वाले के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस थीटा माइनस 0 यानी थीटा है, और इस वाले के अक्रॉस भी थीटा है, मतलब ये R3 और R2 पैरेलल में है। सेकेंड, इससे जो हीट करंट फ्लो करके जाएगा वही हीट करंट इन दोनों भागों में बटेगा, दैट विल बी फॉर H1 एंड H2। ये होगा, हमें तो फाइंड हीट करंट थ्रू ऑल रॉड्स, तो इस वाले रॉड से अगर H हीट करंट जाएगा, इधर से H1 और इधर से H2, वो सबकी वैल्यू पता करनी है। तो मुझे पता चल गया कि अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल वाले को कैसे ऐड करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये थीटा, और ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो आप ऐसे करोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, और देखोगे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/2। तो सीरीज में अगर R रेजिस्टेंस के इक्वल रेजिस्टर लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट NR हो जाता है। सीरीज में क्या हो जाता है, सीरीज में अगर इक्वल रेजिस्टर लगे हुए हैं तो ये NR हो जाता है R इक्विवेलेंट। ये आप याद रख सकते हो। पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में R इक्विवेलेंट R/N हो जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, याद रखो, ठीक है। तो मैं इसका तो रेजिस्टेंस R ही बोल रहा था, अब ये कितना हो गया R/2। तो अब हीट करंट तो इधर से जाएगा, अब सिंगल रेजिस्टर मैंने इन दोनों को बना दिया, तो एक्चुअली में दोनों से मिलकर भी तो H ही हीट करंट जाने वाला था, तो H जाएगा। और मुझे बताना है थीटा, तो थीटा मैं बता सकता हूँ, चलो थीटा ही पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो आप क्या करो, इन दोनों को सीरीज में ऐड करो फिर से, यानी अब इन दोनों का फर्दर करोगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R प्लस R/2, ये हो जाएगा 3R/2। इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये हीट करंट फ्लो किया। अब हीट करंट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू रखिए 100 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, तो 3/2, और R उसको मैंने माना था L/K को R माना था, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए L/K, 3/2 L/KA, और ये ऊपर जाएगा तो 200 KA डिवाइडेड बाई 3 है। ये वैल्यू आया हीट करंट का। किससे निकला ये तो फर्स्ट रॉड से निकला। सेकेंड रॉड के लिए हीट करंट की वैल्यू निकालनी है तो देखिए, मुझे ये बात पता चल चुका है कि ये R और R इक्वल रेजिस्टेंस है, और आप देखिएगा जिस साइड रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस साइड हीट करंट कम जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो गया तो दोनों ओर बराबर जाएगा। तो मुझे ये बात भी पता चल गया जो H1 प्लस H2 होगा वो H के इक्वल होगा, और ये भी मुझे पता चल गया है अगर H1 का वैल्यू मैं लिखने चाहूँ, अगर इधर के रेजिस्टेंस को आप R2 बोले हो तो ये रेसिप्रोकल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो H1 का वैल्यू निकालने जाओगे तो ये इस तरह से आएगा इनटू H, और H2 कितना आ जाएगा
R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 इंटू में क्या है H। अब देखो दोनों का रेशियो अगर लोगे तो रेशियो जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली आता है। H1 बाई H2 जो आएगा वो कितना आएगा, H1 बाई H2 आ जाएगा R3 बाई R2। वैसे भी आप समझ सकते हो। फिलहाल मुझे ये बात पता चल गया कि अगर इक्वल रेजिस्टर्स हैं, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल हीट जाएगा, और इस हीट को H हीट को दो भागों में बांटोगे तो H/2 हो जाएगा। H1 बराबर H/2 और H2 बराबर में क्या आएगा H/2, और H की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो H/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 200 को 100 बचेगा, Ka/3 है। तो मैंने पहला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अगर इधर से हीट का अमाउंट देखोगे तो वो जा रहा है, देखिए इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं, जो हीट का वैल्यू देखोगे आप इस वाले से गया 200 Ka/3 है, एंड जो रॉड 2 और रॉड 3 से हीट गया वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट गया, और वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है इनका हाफ है। तो जो H का वैल्यू मतलब ये आया, ऐसे देखिए ऐसे रॉड्स थे ना, ये रॉड्स थे ऐसे, तो इधर से जो हीट गया फ्लो करके वो गया 200 Ka/3, एंड इधर से जो हीट गया वो गया 100 Ka/3, और इधर से भी उतना ही गया 100 Ka/3। अब सेकंड पोर्शन को देखिए, जंक्शन टेम्परेचर पता करना है। क्या यही है जंक्शन टेम्परेचर? तो मैं इसी पर अप्लाई कर देता हूं। इधर से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस जाओगे यहां से थीटा तो 100 माइनस थीटा मिलेगा, रेजिस्टेंस कितना मिलेगा R। आप या तो फिर यहां से यहां के लिए भी लगा दो हीट का इक्वेशन, या मैं इन दोनों एंड्स के एवं लगा देता हूं। जब आप थीटा टेम्परेचर से 0 डिग्री पे जा रहे हो तो बीच में रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है R/2। तो थीटा हायर टेम्परेचर, थीटा माइनस लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है। तो सबसे हायर ये है, इससे कम ये, इससे भी कम ये है, और ये कितना है R/2। ये R से R चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा 2 थीटा। इधर इसको ले जाकर ऐड करोगे तो 3 थीटा इक्वल टू 100, एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री सेल्सियस। यानी जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 33.33 डिग्री सेल्सियस। होना भी चाहिए था, टेम्परेचर 100 से कम होना चाहिए था और इससे ज़्यादा होना चाहिए था, है बिल्कुल। तो आई थिंक आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूं उसमें देखिए, इस वाले केस में कंडक्टर्स जो हैं इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और कंडक्टिविटी पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्म है, तो आप डायरेक्ट R थर्मल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन ऐसा भी तो केस आ सकता है जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो या कंडक्टिविटी चेंज हो रहा हो, दोनों केस हो सकता है। वैसे केस को कैसे डील किया जाए? तो आपका ये जो टॉपिक रहेगा ये आपका मेंस और नीट के लेवल का रहेगा, और वो जो टॉपिक आएगा जिसमें मैं एरिया को चेंज कराऊंगा एंड हो सकता है कनेक्टिविटी भी चेंज कराऊं, तो वो टॉपिक आपका एडवांस हो जाएगा। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेई के लिए, आप यहीं तक देखोगे ठीक से, और इसमें और एक दो क्वेश्चंस करोगे, प्रोसेस सेम रहेगा। हीट वाले सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करोगे। इसको मैंने इस वाले कंडक्टर को एक रेजिस्टर का बनाया, रेजिस्टर का रूप दे दिया, R1 का वैल्यू L/K, इसको भी मैंने दिया, और मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में इक्वल थर्मल रेजिस्टेंस वाले हैं। तो इससे क्या पता चला, मैंने बोला इसको भी R, ये भी R, ये भी R, और इन दोनों का इक्विवेलेंट R/2, इन दोनों को मिला के मैंने ये ड्रॉ कर दिया R/2। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में आए तो दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या होगा 3R/2, R की वैल्यू L/K है, मैंने पुट किया। अब हीट करंट निकालना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस 100 माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना है 3/2 L/K पुट किया, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 200 K/3 है, ये आया।
फिर मुझे ये पता चला कि ये जो हीट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंड अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल होगा। अगर इधर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता, इधर का कम होता, तो हीट इधर ज्यादा जाता, इधर कम जाता, रेजिस्टेंस इधर जाता। आप खुद सोचिए ना, दो रास्ते आपके पास हैं, एक मार्केट वाला और एक टाउन से बाहर फ्लाईओवर से ऊपर ऊपर। आप कौन सा रास्ता प्रीफर करोगे? आपको अगर तेजी से निकलना है तो बिल्कुल आप अवॉइड करोगे मार्केट वाले रास्ते से जाना। क्यों? क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ में आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आप तेजी से जाना चाहते हो, इसीलिए रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट कम। जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर से हीट कम फ्लो करेगी। क्लियर है क्या? ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले एंड वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी वाले, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी किसी न किसी पर डिपेंड कर रही होगी, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड दैट विल बी पार्टिकुलरली फॉर एडवांस। ऐसा नहीं है कि नीट और मेंस में नहीं पूछता है, देख सकते हैं आप लोग, बट कम पूछता है। ओके, थैंक यू।